आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रेजेंटेड 18th इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2023 के इसमें रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें आज हम जानेंगे फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, ये और इसके कुछ डेटा है मतलब जो आपको पढ़ना ही है। साथ ही में हम इंडिया को अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज से रिप्रेजेंट करेंगे कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है, और उसको क्या चीज है, एग्रो फॉरेस्ट्री देखेंगे। और साथ ही साथ में इसका सबसे अच्छा डायमेंशन ये कि आपको पता है फॉरेस्ट रिपोर्ट एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से तो लिंक रहेगा ही, साथ ही साथ में आपको इसमें इकोनॉमी और पॉलिटी से भी लिंक करवाऊंगा। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप प्री दे रहे हो या फिर मेंस दे रहे हो, आपको एक बहुत अच्छा इसमें डायमेंशन मिलने वाला है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस 10 से 15 मिनट आपको इस लेक्चर पे देने। ठीक है, बाकी आपको बहुत अच्छी समझ मिल जाएगी, इसकी गारंटी तो मेरी है। तो शुरू करते हैं कि 18th इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है। ये एक्चुअल फैक्ट हो गया। ये इनिशिएट हुआ था 1987 में। क्यों इनिशिएट हुआ था? क्योंकि कौन से रीजन में कितना फॉरेस्ट हो रहा है, कहाँ पे डाउनग्रेड हो रहा है, कहाँ पे अपग्रेड हो रहा है, ये सब चीज को एनालाइज करने के लिए ये आपका आया था ISFR। बायनियल बेसिस पे ये अपने रिपोर्ट निकालता है, मतलब कि हर दूसरे साल पे ये अपना रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, इसका इंस्टीट्यूट है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये हो गया। अभी लैंड यूजेज पैटर्न ऑफ इंडिया इसका एक सेक्शन है। अभी ये सेक्शन में अपने क्लासिफिकेशन बताया, वैसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूं आपको। देखो, सबसे पहले इसमें लैंड यूटिलाइजेशन एरिया, मतलब 100% में से 93.23% आपका यूटिलाइज हो रहा है। वहीं पे नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया की मतलब कौन सी जमीन जिसमें ज्यादा उपजाऊ हो रहा है, चाहे आपका क्रॉप हो गया, प्लांटेशन हो गया, कोई भी हो गया, तो फिर वो है आपका अप्रोक्स 43%, मतलब 42.89%। फॉरेस्ट आपका जा रहा है अप्रोक्स 22%, मतलब 21.9%। ये आपको याद रखना है फॉरेस्ट का, खास करके ये 72,000 किलोमीटर भी आपको याद रखना है। अगर आप ये याद करने में, जैसे लैंड यूटिलाइजेशन का एरिया या फिर नेट सोन एरिया का एरिया, तो फिर अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिर्फ परसेंटेज याद कर लेना है। ठीक है, और मल्टीपल रिवीजन से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉरेस्ट कवर आप बोलोगे किसको, जो इतना नाम गूंज रहा है, तो ये फॉरेस्ट कवर है क्या चीज, तो वो देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ने अपने कुछ डायमेंशन सेट किए थे, उसमें ये बोला था कि 0.5 से 1 हेक्टेयर एरिया इतना होना चाहिए, साथ ही में कैनोपी कवर 10 to 30% होना चाहिए। अभी कैनोपी कवर होता क्या है, ये देखो। कैनोपी कवर मतलब सपोज दिस इज ट्री। अभी ये ट्री है, बहुत सारे छोटे बड़े जो भी हो, तो कैनोपी मतलब इसका जो क्राउन एरिया रहता है, ये जो इसका क्राउन एरिया है, इसी को आप कैनोपी बोलते हो। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में यह है कि 10 to 30% जो है इसका कैनोपी कवर होना चाहिए, और साथ ही में आपका मिनिमम हाइट होना चाहिए 2 to 5 मीटर। ये क्योटो प्रोटोकॉल की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया ने इसमें से क्या अडॉप्ट किया है कि मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया। यहाँ पे 0.5 से 1 तक की बात हुई थी, तो फिर इंडिया बोल रहा है कि हम अपना मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर करेंगे। ठीक है, एरिया में। और ट्री कैनोपी हम सिर्फ 10% ही लेंगे, ना कि 30%। ठीक है, इसमें ओनरशिप स्टेटस को इंक्लूजन नहीं किया जाता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट हर एक चीज को कवर किया जाता है। ठीक है, अब फॉरेस्ट कवर हम जान लिए, अब ट्री कवर क्या होता है हम वो भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा डेटा निकले हुए हैं, तो दोनों को समझना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट कवर हम ऊपर समझे कि 1 हेक्टेयर एरिया होना चाहिए, और उसका मिनिमम कैनोपी मतलब जो क्राउन एरिया है वो उसका 10% होना चाहिए, ये हमने समझ लिया। अब फॉरेस्ट कवर देखो, इसका 21.9% है, जो कि 72,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी हम समझ लिए। अब ट्री कवर क्या बोलता है कि ऑल अदर स्कैटर ट्री प्लांटेशन आउटसाइड नेचुरल फॉरेस्ट। कोई भी फॉरेस्ट के अलावा, मतलब आप सड़क पे चल रहे हो, उधर आपको पेड़ दिख गया, कोई 10-12 पेड़, बगीचे हो गए, बाग हो गए, गार्डन हो गया, पार्क हो गया, तो फिर वहां पे आपका ये ट्री कवर आएगा। ये कितना है? 3.41%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका रेशियो। अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एज पर कैनोपी, मतलब क्राउन एरिया के हिसाब से आप किसको कैसा फॉरेस्ट डिनोट करोगे। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो आपका 70% से ज्यादा कैनोपी रहेगा, मतलब उसका क्राउन एरिया बहुत ज्यादा रहेगा। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 40% से 70% है। ओपन फॉरेस्ट आपका रहेगा 10 to 40%। स्क्रब आपका लेके आता है 10% से भी कम। और नॉन फॉरेस्ट है आपका जैसे ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, छोटी छोटी चीज, वो आपका नॉन फॉरेस्ट में आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है।
अब टॉप कंट्री कौन कौन सी है फॉरेस्ट एरिया, 2020 का रिपोर्ट है, मतलब एक आउटलुक, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी जैसे रिपोर्ट निकलेगी मैं आपको फिर से इसमें अपडेट करा दूंगा। रशिया का है 20% फॉरेस्ट एरिया, ब्राजील का 12%, कनाडा का 9%। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की रैंकिंग है। इंडिया आ रहा है हमारा 10th रैंक पे, जो कि 2% इसका फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू ग्लोबल के हिसाब से। अब नेट गेन क्या हो रहा है फॉरेस्ट एरिया में, मतलब कि एक साल में कितना ज्यादा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है उसकी बात हो रही है। अब चाइना 0.93%, समझ लो, मतलब 1% से कम है, फिर भी वो फर्स्ट रैंक पे है, 0.93%। अब 1937 हेक्टेयर एरिया इसका आ रहा है। सेकंड पे है आपका ऑस्ट्रेलिया 0.34%, 446 हेक्टेयर एरिया। और थर्ड पे है आपका इंडिया 0.38% के साथ 266 हेक्टेयर एरिया। आपको ये याद रखना है कि इंडिया हमारा थर्ड प्लेस पे आता है, 0.38% है, और 266 हेक्टेयर एरिया इसका नेट गेन है, एनुअली नेट गेन है, ठीक है। अब जो मैं बात करूंगा ये डेटा की बात है, ठीक है। इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। आप बस कमेंट डाउन कर देना कि इस चीज को पोस्ट करना है, ठीक है। तो अब इस डेटा को मैं आपको बता रहा हूँ। टॉप 3 स्टेट्स इन फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज है, मतलब इसमें एरिया के हिसाब से है, किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से। मध्य प्रदेश आपका 25% आ रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 77.33% और छत्तीसगढ़ आपका थर्ड प्लेस पे है 14% के हिसाब से, ठीक है। तो अब इसमें आप किलोमीटर नहीं भी याद रखते हो तो कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आपका स्टेट पीसीएस है तो फिर आपको याद रखना है, ठीक है, और उसकी रैंकिंग याद रखनी है। लेकिन इसमें आप सिर्फ ये याद रखो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब कौन सी स्टेट है जो लॉस फेस कर रही है फॉरेस्ट कवर में, किसका फॉरेस्ट कवर है जो डिग्रेड हो रहा है, उसमें भी मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टैंड पे, सेकंड पे आपका आंध्र प्रदेश, थर्ड पे तेलंगाना, थर्ड पे आपका त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा कि त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में क्यों ये डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, आगे मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ये रैंकिंग आप समझ लीजिए, इसमें फर्स्ट मध्य प्रदेश है, सेकंड आंध्र प्रदेश है और थर्ड पे आपका तेलंगाना। सिर्फ 3 ही याद रखो, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है, 3 बहुत है आपके लिए। टॉप 3 स्टेट जिसने फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट दिखा है, अब देखो इसमें मिजोरम आ रहा है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है और ये यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ रहा है, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड प्लेस पे आपका गुजरात और थर्ड पे है आपका ओडिशा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और जब आप मल्टीपल रिवीजन करने लगोगे तो फिर मैं लिख के देता हूं आपको कि ये आपको हर एक चीज किलोमीटर स्क्वायर आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेट और यूटी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब कि जैसे सस्टेनेबल वाला कंसेप्ट है कि एक मिनिमम एरिया है, अब उसमें कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, तो उस हिसाब को इधर से नापा जा रहा है। तो अब उस हिसाब से लक्षद्वीप फर्स्ट पे आपका 91% के आसपास, ठीक है, मिजोरम 85.34% और अंडमान एंड निकोबार 81.62%, ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखनी है। अब ट्री कवर पे आते हैं, हमने फॉरेस्ट कवर देखा, ट्री कवर पे आते हैं। अब इसमें एरिया वाइज फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र है, सेकंड पे राजस्थान है और थर्ड पे आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 14.5 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, मतलब 14,524 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका 10,841 किलोमीटर स्क्वायर आपका राजस्थान दे रहा है और उत्तर प्रदेश आपका दे रहा है 8,950 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इसकी रैंकिंग याद रखिए आप, और आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब टॉप 3 स्टेट्स में परसेंटेज वाइज क्या है, देखो चंडीगढ़ आपका फर्स्ट पे है, सेकंड पे आपका दिल्ली है और थर्ड पे आपका केरला है, ठीक है। ऊपर हमने एरिया वाइज देखा, अब हमने यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा। चंडीगढ़ 18.5% के हिसाब से है, दिल्ली 11.87 और केरला आपका 7.4%, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से लॉस कौन फेस कर रहा है, तो आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश, ट्री कवर में भी, फॉरेस्ट में भी हमने देखा मध्य प्रदेश फर्स्ट पे था, यहाँ पे भी फर्स्ट में है। कर्नाटक आपका 459 किलोमीटर स्क्वायर, लद्दाख 159 किलोमीटर स्क्वायर और नागालैंड 125 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना है रैंकिंग इसकी। अब फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे। मध्य प्रदेश यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे आपका अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीमेंट फॉरेस्ट और ट्री कवर में कौन कौन सा हुआ है वो मैं बताता हूँ। पहला है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड है आपका उड़ीसा, ठीक है। अब आपको ये सब रैंकिंग याद रखनी है। आप भले ये सब याद ना रखो, किलोमीटर स्क्वायर कितना है वो मत याद रखो, लेकिन आप रैंकिंग याद रखो। अभी हमने
फॉरेस्ट कवर के बारे में जाना, ट्री कवर के बारे में जाना, कौन से रीजन में कितना ज्यादा हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है चाहे डिक्रीमेंट हो रहा है, जो हमने वो देखा। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। इंडिया का 0.15% ऑफ जोग्राफिकल एरिया मैंग्रोव को लेकर के पूरा कमिटेड है। ओवरऑल ग्रोथ देखा जाए तो -7% है, मतलब कि ये डिग्रेड हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में आपके है, अंडमान निकोबार में, और लास्ट में है फिर आपके आंध्र प्रदेश। इसमें एक ट्री बहुत ज्यादा मानी जाती है, कौन सी? सुंडी ट्री। ठीक है, अब एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जाना जाए। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जिसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट दोनों के कंबाइनेशन को आप एग्रो फॉरेस्ट्री बोलोगे, एक सिंपल आसान की भाषा में। सबसे पहले आपका आता है महाराष्ट्र, सेकंड पे है आपका कर्नाटक, थर्ड पे है उड़ीसा और फोर्थ पे आपका राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में एग्रो फॉरेस्ट्री है, इस बात को ध्यान में रखिए। यूनियन टेरिटरीज में एग्रो फॉरेस्ट्री तो पहले पे जम्मू कश्मीर आपका खड़ा हुआ है, दूसरे पे दादरा और नगर हवेली, और थर्ड पे है आपका दमन एंड दीव। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी हो गया। अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको ये देखो, 67% ऑफ जोग्राफिकल एरिया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का आता है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे डिक्रीज हुआ 327 किलोमीटर स्क्वायर। क्या रीजन हो सकता है इसका? सबसे पहले इसका रीजन है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको आप झूम कल्टीवेशन भी बोलते हो। ठीक है, और दूसरी बात है इसमें क्या कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत सारे आ रहे हैं। अभी मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे सुबानसिरी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। और थर्ड है इसका एनक्रोचमेंट, इसमें बढ़ता जा रहा है, एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। और फिर बाद में है चौथा कन्वर्जन हो रहा है किसमें? प्लांटेशन में। प्लांटेशन कैसे हैं? मोनोकल्चर, मतलब एक ही तरह के हैं। ठीक है, मतलब एक ही तरह की प्लांटेशन बार बार की जा रही है, जिसमें बहुत अच्छा यील्ड नहीं हो रहा। यील्ड मतलब कह सकते हो आपकी उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल दूं तो रबर हो गया, टी, पाम ऑयल एक्सेट्रा, तो फिर ये सब इसके रीजन है जिसके वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, अब मिसेलेनियस की बात की जाए तो आपके 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी अबव 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर को डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला करके 33% से ज्यादा, मतलब मोर देन 1/3, ऐसा भी याद रखिए आप, मोर देन 1/3% आपका फॉरेस्ट कवर रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें से 8 स्टेट कौन से हैं जो 75% फॉरेस्ट कवर ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो है मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ये सब 75% फॉरेस्ट कवर से ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब बात की जाए एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट का। ठीक है, तो अभी जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट और एनडीसी, अभी जैसे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। ठीक है, अभी यहाँ पे ISFR जो है ये अपना डेटा रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये जब डेटा रिप्रेजेंट करता है तो फॉरेस्ट और ट्री कवर के थ्रू प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में जो नेट जीरो 2070 टारगेट है, उन चीजों के लिए बना है ये। UNFCCC जो है, इंडिया पोजीशन जो क्लाइमेट नेगोशिएशन है उसको स्ट्रेंथ करता है, और COP समिट में इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करता है अपने इस डेटा के साथ में कि हमने इतना जनरेट किया है, इतना यील्ड हमने कमाया है, वो सब चीज। अभी कार्बन क्रेडिट और ग्रीन फाइनेंस। कार्बन क्रेडिट जैसे मैंने बताया था कि कोई एक, अभी जैसे 2 कंपनी हो, उसमें से एक कंपनी अपने एक रेंज से ज्यादा एमिट कर रहा है और एक कंपनी है जो अपने रेंज से कम एमिट कर रहा है, तो ये दोनों अपना एक दूसरे से एक्सचेंज के साथ में उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल कार्बन मार्केट में आएगा आपका। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे FAO हो गया, UNDP हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसमें जो एफोरेस्टेशन और कन्वर्जेशन प्रोजेक्ट होते हैं इन सबको लेकर के लिए बहुत सहायक है। तीसरा है आपका ग्लोबल साउथ में आपका बोलबाला हो जाएगा भाई, कि मतलब अफ्रीकन और आसियान नेशन में आप एक मॉडल लेकर के रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है ज्योग्राफी। मॉनसून डिपेंडेंट फॉरेस्ट है कहाँ पे? सेंट्रल इंडियन, और वहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट और अंडमान, जो कि क्लाइमेट और फॉरेस्ट रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, अब दूसरी जगह पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे कि IFSR डेटा जो है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, इंडो बर्मा, जो सुंडरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसका एक डेटा प्रोवाइड करता है कि मतलब यहाँ पे कौन कौन सी स्पेशीज रह सकती है, ये सब भी इसमें आ जाएगा। डेजर्टिफिकेशन और एफोरेस्टेशन में राजस्थान, गुजरात,
जो लिंकिंग फॉरेस्ट है ये डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट फायर है, अब फायर प्रोन रीजन कौन से, देखो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सब एनवायरमेंटल रिस्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आईएफएसआर रिपोर्ट क्या करता है, ये सब चीज को रिप्रेजेंट करता है और फिर बाद में उससे ये पता चलता है हमें कि ये सब चीज को हमें सुधारना चाहिए, ठीक है। अब फॉरेस्ट रिसोर्स और रूरल लाइवलीहुड, इसमें ट्राइबल इकोनॉमी आती है, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो इसमें जो रूरल लाइवलीहुड है ना, उनको एक सपोर्ट मिलता है, ट्रेडिशनल नॉलेज भी यहाँ पे शेयर होता है, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी डिपेंडेंट है वो यहाँ। टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, देखो ये सबसे अच्छी बात है ये कि जो टीक, सैंडलवुड, बम्बू ट्रेड, ये सब जो भी है इसको एक दूसरे स्टेट में या फिर इंटर स्टेट में ये सब चीज़ ट्रांसपोर्ट होता है। अर्बन फॉरेस्ट्री और ग्रीन कवर, ये ग्रीन कवर और उसके एक्सपांशन जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ये सब में क्या करता है, अर्बन हीट जो आइलैंड इफेक्ट होता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, वो सब चीज़ को ये कंट्रोल करता है, मतलब कम करता है। अब पॉलिटी में मैं इसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले डीपीएसपी आपको पता है आर्टिकल 48 है, यहाँ पे स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ठीक है। तो फिर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फॉरेस्ट किससे लिंक है, कैसा है, तो फिर आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। वहीं पे 51AG फंडामेंटल ड्यूटी का हमारा क्या बोल रहा है, सिटीजन मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये फाइनिंग ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। 51AG आप चेक करिए, नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 7 शेड्यूल देखो, स्टेट लिस्ट में ये आया था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्टेट सब्जेक्ट है 42nd अमेंडमेंट के पहले, ठीक है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 के बाद ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, याद रखना है, फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पॉलिटी से भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी इकोनॉमी में मैंने आपको ग्रीन इकोनॉमी बताया कि कार्बन ट्रेड कैसे हो सकता है, कार्बन मार्केट कैसे उससे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। हमने बहुत अच्छे से समराइज्ड वे में इसको पढ़ा है। अब इसके बाहर आपको कहीं कूदने फांदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको PPT चाहिए, मतलब ये PDF चाहिए, मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको कमेंट डाउन करना है कि ये PDF आपको चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे अपने नए सेशन में एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में, ठीक है। तब तक खूब मेहनत करिए, ठीक है। मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।